एमएसपी के बारे में जब हम बात करते हैं सर, मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि हमारे देश में केवल 6% किसान तक एमएसपी पहुंचता भी है। क्या आपको लगता है एमएसपी भी एक सही सोल्यूशन है? आज जैसे आप कह रहे हैं कि केवल 2 क्रॉप पे किसानों को एमएसपी मिल रहा है और ज़्यादातर किसान तो इसे अवेल भी नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन एमएसपी? देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड भी समझें तो आपको ये पता होना चाहिए, या सबको भी आई एम श्योर दे नीड टू नो, कि अगर हरित क्रांति भारत में हुई है, व्हीट एंड पैडी की हमारी आत्मनिर्भरता बनी है, इट इज प्राइमरीली बिकॉज वी गेव देम एमएसपी। वी क्रिएटेड ए सिचुएशन जहां पर हमने हमारे जो उसमें के प्लानर्स थे, रिमार्केबल जॉब दे डिड। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर सरप्लस बढ़ जाएगा, बिकॉज अगर पैदावार बढ़ती है तो जब पैदावार बढ़ेगी तो सरप्लस आएगा। सरप्लस को पहले तो मॉप अप करने के लिए वो चाहिए, किसी एजेंसी की जरूरत है, तो एफसीआई वाज क्रिएटेड। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने उसको मॉप अप किया, डिस्ट्रीब्यूट किया सारे देश में। गुड और बैड, फॉरगेट अबाउट इट, पर ये हुआ। सेकंड, उन्होंने किया कि भाई किसान को अगर कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा जब प्राइसेस, क्योंकि ट्रेडिशनली आप जानते हैं कि प्राइसेस क्रैश करते हैं जब सरप्लस आता है, तो प्राइसेस क्रैश करेंगे तो किसान को इंसेंटिव नहीं है, तो दे सेट अप ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि कम से कम उसको इतना मिले। वो मिला तो किसान को इंसेंटिव हो गया टू ग्रो फॉर व्हीट अगेन और पैडी अगेन एंड सो ऑन। हुआ ना ये? तो वो एमएसपी का एक बहुत बड़ा रोल था हरित क्रांति में, और वो आज की जो क्रांति है वो भी मुझे लगता है कि एमएसपी के बगैर नहीं हो सकती है, विच मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड फार्मर्स ए गारंटेड इनकम दैट विल कम बाय वे ऑफ अश्योर्ड प्राइसेस। और आप ये मत सोचो कि भारत के किसान ही है जो दुखी हैं इससे। अमेरिका में भी 1979 के आसपास देयर वाज अ मैसिव ट्रैक्टर प्रोटेस्ट। हजारों ट्रैक्टर वॉशिंगटन में आए, एंड व्हाट दे वर डिमांडिंग वाज इनकम पैरिटी, मीन्स गारंटीड इनकम, जो हमारे किसान मांग रहे हैं। अमेरिका में 79 में हुआ था, हमारे देश में अब जाके हुआ है 2020-21 में, जब किसानों का मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था अराउंड द गेट्स ऑफ न्यू दिल्ली, है ना, उस समय हुआ था। लेकिन बात यह है कि किसान इतने सालों से यही मांग रहा है कि मुझे अश्योर्ड इनकम मिले, जो हम नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि हमें बताया जाता है, बाय द इकोनॉमिक थिंकिंग ये बोलती है कि साहब इट विल डिस्टॉर्ट मार्केट्स। अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है तो इट विल डिस्टॉर्ट मार्केट्स। दिस अगेन इज एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। व्हाट डज डिस्टॉर्ट मार्केट्स मीन? हमारी गवर्नमेंट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला कि साहब अगर ये मार्केट स्वामीनाथन कमीशन हम देंगे किसानों को, या एमएसपी को लीगल करेंगे, तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। अब ये किसी ने कह दिया, उन्होंने बोल दिया। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ फ्रांस। फ्रांस इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। फ्रांस इज अ मॉडर्न कंट्री, टेक्नोलॉजी भी सब कुछ है, वो आप जानते हैं। लेकिन फ्रांस में भी वही हाल है जो इंडिया में है। द मेजॉरिटी इनकम जो वहां पर किसानों की है वो 300 यूरो है, विच इज द लोएस्ट। फ्रांस में भी ऐसा? फ्रांस में ये हाल है। अब और सब चीजों के बाद उनके पास प्रिसीजन फार्मिंग है, ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी जो हम बात करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, वहां के जो दूध के फार्मर्स हैं या डेयरीज हैं, छोटी डेयरीज हैं, वो अपना शटर पुल डाउन कर रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं व्यापार को। क्यों कर रहे हैं बंद? क्योंकि प्राइसेस क्रैश हो गए, सो दे आर नॉट फाइंडिंग इट यूजफुल। एक सज्जन ने, निकोलस चबाने करके नाम है उसका, उसको ये समझ आया, यार ये किसान जो हमारे हैं, डेयरी फार्मर्स जो हैं, इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, या इनके जो शेड्स हैं या व्हाटएवर है ना, वो बंद हो रहे हैं। तो उसने देखा कि अगर किसानों को, क्योंकि प्राइसेस आर लो, उसको लगा कि अगर जितना भी दूध आप लेते हैं, किसी भी कीमत का लेते हैं, चलो $2 है, 2 यूरो है, व्हाटएवर इट इज, तो उसमें अगर 6 पेंस कंज्यूमर और प्राइस पे कर दे, 6 पेंस सिर्फ कंज्यूमर और प्राइस देने को तैयार हो जाए, तो डेयरी फार्म्स विल नॉट बी क्लोजिंग डाउन, दे विल मेक इट इवन कर देंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस स्टार्टेड टुडे यू विल बी सरप्राइज, हाफ द मिल्क इन फ्रांस is being sold to those consumers जो 6 पैस ज्यादा दे रहे हैं कंपेयर टू द रिटेल प्राइस। ठीक है, इतना बड़ा मूवमेंट बन गया। उसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करें तो हु इज द बॉस करके आप चेक करिए उसका। ऐसा मुझे लगता है यही सोल्यूशन है। और देखिए ना, अगर 6 पेंस ज्यादा देने से दूध का किसान बचता है, तो इसका मतलब साफ है कि हमने प्राइस उसका ज्यादा डिप्रेस हुआ पड़ा है। और वो जो हम कहते हैं ना डिस्टॉर्ट हो जाएगी, अब तो कंज्यूमर ही डिस्टॉर्ट कर रहा है। जब कंज्यूमर 6 पैसे ज्यादा दे रहा है तो इसका मतलब रिटेल मार्केट इफेक्ट हुई ना। लेकिन वहां कोलैप्स नहीं हुआ जो हम बताते हैं कि भाई डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, वो तो नहीं हुआ, बल्कि इट इज अ पॉजिटिव साइन। एम आई राइट? अब देखिए पंजाब में आज मैं किसी सीनियर पॉलिटिकल लीडर से बात कर रहा था, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा ये पंजाब में तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों? हमारे यहाँ तो लंगर की प्रथा है,
हम तो हर चीज पे लंगर करते हैं, इतना खुश होके हम दान करते हैं कि नहीं करते हैं? आप जानते हैं सारी दुनिया में लंगर पंजाब के। अगर पंजाब के किसानों को हम ये बता दें कि साहब अगर आप आज किसान को, दूध के किसान को 4 रुपए बचते हैं 1 किलो में, एवरेज देखा जाए तो, अगर दूध के किसान को अगर हम 10 रुपए देते हैं, 6 रुपए कंज्यूमर पे करे, तो शायद वो इकोनॉमिकली वायबल हो जाए। आप मानते हैं? तो जब लंगर हम कर सकते हैं, तो अगर हम ये भी लंगर का हिस्सा मान लें कि भाई हम किसान की मदद कर रहे हैं, आप सब लंगर हो गया किसान के लिए, अगर आप 6 रुपए ज्यादा दे देंगे, इसमें गलत क्या है? कोई गलत तो नहीं है ना? एंड आई एम श्योर हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब के अगर ये बोलना शुरू करे अपने भाषणों में कि भाई 6 रुपए ज्यादा दे दो तो दूध का किसान बच जाएगा, इस लोग आगे आएंगे। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं चाहते। There may be a class which doesn't want to or is not affected, but there is a large middle class जो आएगी आगे। मैं मानता हूँ कि कंज्यूमर हमारा इतना बेवकूफ नहीं है, फ्रांस का भी बेवकूफ नहीं था, हम दोनों एक ही लेवल पे थे। अगर वो कर पाए हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट ए न्यू रेवोल्यूशन। व्हाई डू वी हैव टू वेट अपॉन कॉमा फुल स्टॉप? आपने इतनी सब्सिडी वहां दे दी, इतना वो कर दिया, उससे तो आज तक समाधान हुआ ही नहीं ना। सो मुझे लगता है कि रास्ते हैं, और दैट रिक्वायर्स रेडिकल थिंकिंग, इट रिक्वायर्स न्यू थिंकिंग, और उसके लिए न्यू अप्रोचेस भी चाहिए। तो क्या नहीं हम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि लेट्स हैव ए काइंड ऑफ ए डायलॉग। अब ये पंजाब में, हमारे यहाँ पर आप जानते हैं पंजाब हरियाणा में जब आप बात करते हैं तो, और आप अगर विजिट कर रहे हैं तो देखा आपने कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है कि पानी का स्तर नीचे जा रहा है, स्टबल बर्निंग होती है, ये सब होता है ना, मोनोक्रॉपिंग करके ये हुआ है। तो ये सब तो हुआ है, वी ऑल नो इट नाउ। लेकिन मुझे लगता है कि उसका रास्ता भी तो कोई है निकालने का। वो निकालने का रास्ता वो है कि फार्मर तो जाएगा, मंडी का क्या भाव है उसके पीछे। अगर मंडी का भाव ही हम बदल दें कि लेट्स से, जिसको ये कहते हैं कि सब डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मार्केट डिस्टॉर्ट नहीं होती, मार्केट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देती है, जैसा कि फ्रांस में किया। तो यहाँ पर भी अगर हम पंजाब में डेयरी फार्म्स जो हैं, हालांकि डेयरी इज ए बिग सेक्टर इन पंजाब, लेकिन अगेन इट इज इन क्राइसिस, तो उसको अगर दाम देना, प्लीज लेट्स नॉट गो बाई सब्सिडीज, लेट्स गो बाई अ परमानेंट सोल्यूशन, स्ट्रक्चरल चेंज जो होनी चाहिए, वो जरूरत है। इनकम गारंटी दो, सब्सिडी नहीं। लेकिन सर अगेन, फ्रांस में जो कंज्यूमर थे वो 6 पेंस देने के लिए एक्स्ट्रा रेडी थे। हमारे देश में किसान के अलावा बाहर भी गरीबी बहुत है, तो जैसे ही वो प्राइस और भाव बढ़ेगा, क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे बहुत कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा? मुझे बताइए कि हम गरीबी की बात क्यों करते हैं तभी जब किसान के भाव बढ़ने होते हैं। जब कार वाले कार बेचते हैं तो कभी नहीं कहते कि सब गरीबी है, इसमें देश के किसान, देश के लोग कार नहीं खरीद सकेंगे। सारे ऐसा तो नहीं कहते। एक मिनट सुनिए, मैं कार की सिर्फ एग्जांपल दिया आपको। आप मॉल में चले जाइए, मुझे बताइए क्या उनको नहीं समझ आता कि देश में गरीबी बहुत है? आप मुझे बताइए कि कॉफी आप पीते हैं? जी सर, कॉफी सब पीते हैं बड़े शौक से। यू गो टू वट एवर। मैं इंडियन जो कॉफी ग्रोवर्स एसोसिएशन को एड्रेस करने गया बेंगलोर में। जी सर। तो वहां पर मैंने उनसे पूछा रात को, जब शाम को बैठे हैं, नेक्स्ट डे मुझे की नोट देना था, तो मैंने पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा जी हमारा लॉस बहुत हो गया, हमारे को 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, आप ये बिल्डअप करें कि भाई ये कर्जा माफ हो जाए। मैंने कहा भैया आप पे तो कर्जा क्यों है? कॉफी ग्रोवर्स तो मैं सोचता हूँ कि संपन्न है कंपेयर टू व्हीट एंड राइस ग्रोवर्स एंड अदर ग्रोवर्स, है ना, तो आपके ऊपर क्यों कर्जा है? तो आपके तो यहाँ वैल्यूएशन भी हो गया, कॉफी जो कैफे कॉफी डे और ये सब जो कियोस्क हैं, बायर्स भी हैं, बायर्स भी हैं, और आपका वैल्यूएशन भी हो गया। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि साहब वैल्यूएशन नहीं करेगा तो किसान को कुछ मिलेगा नहीं, ये कहा जाता है। आप मुझे देखिए कि कॉफी में, मैं जब बैरिस्टा में जाता हूँ, आप भी जब जाते हैं, तो 300 रुपए का कप हम कॉफी का पीते हैं, एंड वी डोंट क्वेश्चन कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है ना। कभी हमने सोचा है कि उसमें कॉफी ग्रोवर्स को कितना शेयर मिलता है? बहुत कम। जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा सर हमें पता तो है, लेकिन सवेरे हम पूरा आपको एनालिसिस करके दे देंगे बिफोर यू स्पीक। मैंने कहा ठीक है, मुझे एनालिसिस आ गया। 1 रुपया 300 रुपए में किसान को जाता है। 1 रुपया किसान को जाता है। अब मुझे बताइए, आपका ये वैल्यूएशन है? किसकी वैल्यूएशन हुई? डू वी इवन नो दैट? बट वी गो ऑन रिपीटिंग दैट एड नॉशियम कि साहब वैल्यूएशन करेगा किसान तभी वो होगा। मैंने आपको ये एक उदाहरण दिया है कि ग्लोबली हो रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया। लुक एट चॉकलेट, कोको बीन्स की बात मैं कर रहा हूँ, चॉकलेट बनती है, इससे बड़ा तो वैल्यूएशन नहीं हो सकता ना। एंड इट्स रफली, अगर हम देखें तो $200 बिलियन इंडस्ट्री है ये, जो इसकी कन्फेक्शनरीज की है, जिसमें चॉकलेट भी है, ठीक है। उसमें ये देखा गया है, एक रिपोर्ट आती है कोकोआ बीन्स का बैरोमीटर, इज कॉल्ड कोकोआ बीन्स बैरोमीटर। कोकोआ बैरोमीटर स्टडी कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स करते हैं, इंटरनेशनली की बात कर रहा हूं मैं। उसमें ये बताते हैं कि जो एवरेज प्राइस जो कोकोआ ग्रोअर है, जो कोकोआ ग्रो करता है मोस्टली इन लैटिन अमेरिका एंड इन अफ्रीका, उनको 100 रुपया जो हम एक बार पे हम खर्चते हैं एवरेज
आप लोग जब भी मार्केट में जाते हैं, किसी का बर्थडे आया तो 100 रुपए की बार तो आप लेते ही है ना। 100 रुपए जो बार है वो दैट इज द एवरेज इनकम ऑफ ए कोकोआ बीन ग्रोअर, एवरेज इनकम 100 रुपए पर डे, और $200 बिलियन इंडस्ट्री है। मेरा ये कहना था कि अमेरिका में क्या हुआ, कुछ इकोनॉमिस्ट ने उस पर काम करना शुरू किया, देन दे रियलाइज की बात नहीं बनी अभी उनके इतना काम करने के बाद भी, इट डिडंट बिकम एन इशू। वो मैंने कहा था आपको नैरेटिव नहीं बिल्ड हुआ। तो दे वेंट टू अनदर वेल नोन इकोनॉमिस्ट कॉल्ड जेफरी सैक्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उनके पास गए, उनको समझाया एंड ही गॉट इट। उन्होंने क्या किया, और बिकॉज ऑफ हिज इन्फ्लुएंस उन्होंने $10 बिलियन का एक फंड रेज कर दिया जिसमें से किसानों की मदद करेगी। मेरा ये कहना था उस समय कि $200 बिलियन की इंडस्ट्री, आपने $10 बिलियन रेज किए, हाँ जी, और आप ये मानते हैं कि ये इट इज नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर जो इंडस्ट्री का है, एंड दैट यू थिंक इज विल हेल्प द फार्मर्स। इमेजिन करिए अगर कोकोआ बीन्स के फार्मर को एमएसपी मिलता होता, दे वोंट हैव फेस दिस क्राइसिस। यू गेट माय पॉइंट? तो वो क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सम पीपल सेड कि वैल्यू एडिशन करिए, वैल्यू एडिशन तो हो गया, चॉकलेट का हो गया, कॉफी का हो गया, व्हाई आर फार्मर्स डाइंग? That means the theories that have been propagated all these years कहीं ना कहीं वो outdated हो गई हैं। We have not kept in tune with the new policies। हमने वही पुरानी जो इकोनॉमिक सोच है उसको हम लेके आगे चल रहे हैं। मेरा सबमिशन सिर्फ यही है कि जैसा आपसे मैंने कहा कि मुझे कभी समझ नहीं आता, जब भी मैं कॉफी पीने जाता हूँ मैं भी अपने माइंड में ये सवाल करता हूँ कि यार इसमें से तो ₹1 किसान को जाएगा। Why should I be drinking this coffee? हाँ जी, आप साउथ इंडियन कॉफी में चले जाइए, जो उनकी ट्रेडिशनल कॉफी होती है, फिल्टर कॉफी, वही सस्ती आ जाती है, 10 रुपए 20 रुपए में जो भी है ना, चलो 50 रुपए भी हो गया। एंड व्हाई डू वी हैव टू पे 300 रुपीज फॉर दैट वंडरफुल लुकिंग मग और कप, जो भी आप कहते हैं, जिसमें से ₹1 किसान को जाता है। नाउ दिस इज अ कॉल विच कंज्यूमर हैज टू टेक। कंज्यूमर हैज टू स्टार्ट रिजेक्टिंग दीज काइंड्स ऑफ जो उनको ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन कंज्यूमर कहीं ना कहीं अपने उसमें खोया हुआ है कि मेरे लिए तो एक नई चॉइस आ गई है। सो आई थिंक वी हैव टू गेट आउट दैट एंड देन थिंक कि भी कैसे हम रीड्रॉ करें अपने इकोनॉमिक डिजाइन को, जो मैं आपसे पहले कह रहा था। वो इकोनॉमिक डिजाइन को रिकास्ट करना भी हम सब का रोल है। आई थिंक वी स्टार्ट लुकिंग एट इट कि वाई किसानों को डेलिबरेटली क्यों इम्पॉवरिश रखा जाता है। आई थिंक दिस सोल्यूशन इज ऑल बिफोर अस। हम सोचना शुरू करेंगे उस पर कि क्यों है, इसको ठीक करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो लेट्स पुट दैट हाउस इन ऑर्डर इज ऑल दैट आई एम सजेस्टिंग। ये काफी शॉकिंग है कि आप कह रहे हैं 300 रुपए में से बस ₹1 किसान को मिलता है। वो किसान जो एक से अनेक कर सकता है, जो एक दाने से इतना प्रोडक्शन लाता है, एक कॉफी बीन से इतना प्रोडक्शन लाता है, उसी को पूरे सप्लाई चेन में सबसे ज्यादा कम प्राइस मिल रहा है। और ये आप सोचे कि इसे कॉफी ग्रोवर्स की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी बिजनेस स्कूल में चले जाइए, मैनेजमेंट स्कूल में जाइए, आजकल बड़ी वैल्यूएडिशन की स्टडीज होती हैं। मैं जब जाता हूँ वहां पर तो वैल्यूएडिशन की स्टडीज उठाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि भाई 40% जो ट्रांसपोर्ट है इसको मिल जाएगा, इतना रिटेल को मिलेगा, इतना मिलेगा। ये वैल्यू चेन बनी हुई है, सप्लाई चेन बनी हुई है। मैं उनसे कई बार पूछता हूँ, यार किसान का तो आपने हिस्सा दिखाया ही नहीं है। तो क्या जवाब मिलता है मुझे? 1-2 जगह मुझे जवाब मिला, ओहो सर हम भूल गए थे, हम कर लेंगे इसको। ये सप्लाई चेन का हाल है। मेरा ये कहना है कि वाई वी कैन नॉट इंश्योर कि भाई किसान को रॉ प्रोड्यूसर जो बेसिकली रॉ प्रोड्यूस करता है रॉ फॉर्म में, उसको कम से कम 40 से 50% शेयर क्यों नहीं मिलना चाहिए एंड कंज्यूमर प्राइस का। यू विल से कि कंज्यूमर को तकलीफ होगी, इसमें कंज्यूमर को भी तकलीफ कभी होनी चाहिए। ये थोड़ा है कि कंज्यूमर ही बेनिफिट लेता रहे, एक बात। दूसरी बात एक और हम सोचें, हम कह तो देते हैं कि कंज्यूमर को प्राइस होगा 40। दूध की मैं आपको एक बात कहूँ, दूध इज ए मेजर प्रोडक्ट विद इन द कंट्री। दूध पंजाब हरियाणा में या किसी कोऑपरेटिव का मिल्क उठा लीजिए, अगर एंड कंज्यूमर प्राइस 100 रुपए का आप दूध लेते हैं, तो आप उनका कोऑपरेटिव मिल्क जो आप लेते हैं उसका 80% रफली वो किसान को जाता है। 100 रुपए में दूध लिया, 80 रुपए किसान को गए। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन दैट? अगर वो दूध में विच इज पेरिशेबल, उससे हाईली पेरिशेबल है, अगर उसमें हो सकता है तो आम में क्यों नहीं हो सकता, टमाटर में क्यों नहीं हो सकता कि हम 80 नहीं तो कम से कम 60% तो दे एंड कंज्यूमर प्राइस का? हो सकता है कि नहीं हो सकता? बट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ आप प्राइवेटाइजेशन में जोड़ देते हैं हम लोग, बट वी आर नॉट लुकिंग एट कि फार्मर्स का शेयर है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। And once you do that, you have actually given a kind of a look up जो है होगा उस क्लास को जो दबी पड़ी है, वो कितना फिनोमिनल होगा।
हाईएस्ट बिडर्स नहीं जीतेंगे ना फिर। हाईएस्ट बिडर नहीं जीतेंगे, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक दीज आर दी फैक्टर्स जो हमें मजबूर करते हैं कि हम इसको सोचें कि इसको रीडिजाइन कैसा किया जाए इस मॉडल को, कि जहां पर किसान जो है, हम सब मानते हैं कि साहब वो तो रीढ़ की हड्डी है, मैंने भी पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी का ये हाल है कि 4 लाख कर चुके हैं इतने सालों में, है ना। तो इसका मतलब है कि रीढ़ हड्डी कहीं ना कहीं तो टूट गई है या बैठ गई है। वी हैव अ ब्रोकन फूड सिस्टम, बेसिकली इट्स अ ब्रोकन फूड सिस्टम। सप्लाई चेन उसको फिक्स करना है, एंड डोंट गो बाय ऑल दीज इंडस्ट्रियल क्लेम्स की सप्लाई चेन ये हो जाएगी, सप्लाई चेन वो हो जाएगी। आई थिंक वी हैव टू हैव लोकल सप्लाई चेन्स। वी नीड टू मूव फ्रॉम द ग्लोबल सप्लाई चेन्स टू लोकल सप्लाई चेन्स। ये ग्लोबल सप्लाई चेन ने बहुत नुकसान कर दिया है, दुनिया भर का किया है। अब मेरे यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है, सपोज करिए, आई गिव एन एग्जांपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनिक क्या कहते हैं, सीरियल्स यानी मेज और व्हीट, ये सब उनका शुरू कर दिया है। उन्होंने दूध भी शुरू कर दिया है। यू बी सरप्राइज, उनका दूध का एमएसपी है। अगर आप ऑर्गेनिक दूध पैदा करते हैं तो 51 रुपीज फॉर द काउ मिल्क एंड 61 रुपीज फॉर द बफलो मिल्क, ये वहां पर फिक्स किया जाए। आई एम ग्लैड 51 रुपीज तो अभी बात हुई ना उसकी। तो मुझे लगता है कि ये एक रास्ता है हमें सारे देश में करने का। एंड एमएसपी, दैट इज वाई फार्मर्स आर वेरी राइट जब वो कहते हैं कि एमएसपी को लीगली इंश्योर करिए, लीगलाइज्ड एमएसपी लीगलाइज करिए, ताकि वो उसको मिले। और अब आप सोचेंगे कि साहब कभी दुनिया में कहीं हुआ? ये मुझसे एक और सवाल पूछा जाता है कि साहब दुनिया में कहाँ हुआ है। आई गिव यू एग्जांपल, इंडोनेशिया। हमने भी सर्च किया, इंडोनेशिया में 17,000 आइलैंड्स हैं। इंडोनेशिया इज ए कंट्री जहां पर राइस इज द स्टेपल फूड, ठीक है। सरप्राइजिंगली वहां का जो राइस पैदा होता है उससे ज्यादा वो इंपोर्ट कर लेते हैं, जो सरप्लस होता है, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द इन्फ्लेशन। वो उनका एक अपना हेडेक है। लेकिन वहां पर क्या किया, सन 2000 से एक एमएसपी के किसी और नाम के अंतर्गत उन्होंने एक एमएसपी का तरीका शुरू किया। उन्होंने एक बेंचमार्क प्राइस बना दिया, ठीक है, उसके नीचे नहीं खरीदोगी। राइट, हमारे देश में जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो एक लॉबी खड़ी हो जाती है कि साहब ट्रेडर्स इसको रिजेक्ट करेंगे, ट्रेडर्स इसको ब्लॉक करेंगे, ये सब बातें होती हैं। वहां तो नहीं हुआ, वहां क्या हुआ है, बल्कि कुछ साल तो प्राइसेस स्टेबल गए, उसके नीचे नहीं मतलब गया या उसके ऊपर भी नहीं गया। अब वहां इंडोनेशिया में क्या है, प्राइसेस जो रूलिंग प्राइसेस है रिटेल के, दे आर हायर देन द बेंचमार्क प्राइस। दैट इज व्हाट वी वांट इन इंडिया। और कंज्यूमर दे रहे हैं। और अभी प्रेसिडेंट ने क्या किया उनके लिए, उन्होंने एक एमआरपी भी फिक्स कर दिया, एक रिटेल प्राइस भी फिक्स कर दिया कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। इंडस्ट्री, ट्रेड डजंट वांट इट, वी नो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये किया है। आई थिंक इट इज अ पॉजिटिव साइन कि दुनिया में ये हो सकता है पॉजिटिव। और इंडोनेशिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, इट्स अ बिग कंट्री। यू कांट से कि भाई वो तो छोटी कंट्री है कि श्रीलंका है या मालदीव से इसने कर दिया, ऐसा नहीं है, बड़ी कंट्री ने किया है। आई थिंक देयर आर लेसन्स टू बी ड्रॉन। सो मुझे लगता है कि ये डराया जाता है, हमें भयभीत किया जाता है कि साहब अगर आपने एमएसपी कर दिया तो 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आ जाएगा, लोन लेना पड़ेगा या 17 लाख का बोझ आ जाएगा। किसने कहा ये? Somebody came up with a figment of imagination, 17 लाख करोड़ रुपए का देश को बोझ आ जाएगा, उसका इकोनॉमिक जो बोझ होगा। all cooked up figures in an environment जहां को झूठ जाने वो चलता है, तो ये भी चला। और टीवी उसको रिपीट करेगा, एक के बाद एक टीवी उसको रिपीट करेगा। तो इट गोज इनटू पीपल्स माइंड कि साहब इसके अलावा कोई चारा नहीं है, देश के पास पैसा नहीं है। मेरा मानना है कि अगर हम किसानों को ज्यादा पैसा देंगे, अगर लीगल भी एमएसपी करते हैं हम, तो ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि आज मार्केट में उसको 30-40% कम प्राइस मिलता है। तो अगर पैसा ज्यादा आएगा, तो मैंने आपसे कहा था कि इट विल बी अ रॉकेट डोज फॉर द इकोनॉमी। मेरा मानना है कि आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जीडीपी 7% पे या 6-8% जाते रहता है। आप एग्रीकल्चर में लीगल एमएसपी दे दीजिए, 12% 10 से क्रॉस करेगा जीडीपी। और क्या चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखना कैसे बूस्ट करेगी। क्यों बूस्ट करेगी? क्योंकि दैट वाज ए सेक्शन ऑफ योर सोसाइटी जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं कि दे कैन बी ए बिग प्लेयर इन आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। So I think the message is very clear. The pathway is not by setting up or building up 2 more industries, जिस तरीके से हम करते हैं, 2 इंडस्ट्री को बिल्ड अप करते जाओ। I think the pathway is to sharing that wealth. Let's do that. तभी मैं कहता हूँ सबका साथ, सबका विकास. That is the way forward and it passes through agriculture.